सत्र 2019-20 के इस ऑनलाइन अध्यापन कक्ष में मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय ग्राम भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूँ, जो कि मैं अपना पाठ्यक्रम एमए द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक 5वें प्रश्न पत्र औद्योगिक अर्थशास्त्र के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे विषय का पाठ्यक्रम है इकाई चतुर्थ, भारत में औद्योगिक श्रम संनियम। छात्रों, आप लोग जानते हैं आज इस औद्योगिकीकरण के युग में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम एवं प्रबंधकों के बीच उचित समायोजन एवं तालमेल का होना आवश्यक है। इसके लिए एक श्रम अधिनियम या कानून का होना आवश्यक है। श्रम संनियम का अर्थ। श्रम संनियम से तात्पर्य उन सभी वैधानिक अधिनियमों एवं उपायों से है जिनका उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति को सुधारना, श्रमिकों की कार्यदशाओं को सुधारना तथा नियोक्ता या प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार स्पष्ट है, श्रम संनियम से तात्पर्य श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून या अधिनियम से है। भारत में श्रम संनियम का इतिहास। भारतीय औद्योगिक श्रम के इतिहास में पहला अधिनियम कारखाना अधिनियम है, जिसे सर्वप्रथम 1881 में पास किया गया था। इसके अतिरिक्त सन 1901 में खान अधिनियम भी पास किया गया, जिसके अंतर्गत खानों के निरीक्षण आदि की व्यवस्था की गई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक इन दो अधिनियमों के अतिरिक्त अन्य कोई अधिनियम श्रमिकों के लिए लागू नहीं था। छात्रों, हम विगत पृष्ठ पर देखें श्रम संनियम के इतिहास। पृष्ठ क्रमांक 2 पर हम श्रम संनियम के कुछ निहित उद्देश्य होते हैं, जिस पर हम प्रकाश डालेंगे। पहला, श्रमिकों के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय दिलाना। दूसरा, श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा करना। तीसरा, श्रमिकों में एकता एवं सहयोग की भावना का विकास करना। चौथा, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को उन्नत बनाना। पांचवां, श्रमिकों के प्रति मानवीय भावना को जागृत करना। छठवां, सेवा याचकों एवं श्रमिकों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का निर्धारण करना। सातवां, औद्योगिक शांति एवं औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना में सहयोग करना। आठवां, सरकार, समाज और व्यवसाय के बीच उत्पन्न होने वाले टकराव की रोकथाम करना। नौवां, राष्ट्रीय श्रम कानून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों के अनुरूप बनाना। 10वां, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहयोग करना। इस प्रकार इस संनियम के बनाने के पीछे कुछ मूलभूत उद्देश्य होते हैं, जो श्रम एवं प्रबंधकों के बीच एक सकारात्मक निर्धारण करते हैं। भारत में प्रमुख श्रम संनियम। छात्रों, उद्देश्यों के पश्चात हम भारत के प्रमुख श्रम संनियम पर प्रकाश डालेंगे। भारत में औद्योगिक श्रम संनियम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, किंतु उसमें प्रमुख श्रम संनियम निम्नलिखित है। छात्रों, हम पृष्ठ क्रमांक 3 पर चलते हैं, जहां कुछ श्रम संनियम से संबंधित कुछ अधिनियमों का उल्लेख है, जिसमें सर्वप्रथम पहला है कारखाना अधिनियम, फैक्ट्री लेजिस्लेशन। भारत में सन 1948 में कारखाना अधिनियम पास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि रखना, उन्हें अधिकतम सुख सुविधाओं को दिलाना, उनके कार्य क्षमता को बनाए रखना। यह अधिनियम मुख्य रूप से श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, क्षेत्र इसका। यह अधिनियम उन सभी कारखानों में लागू होता है जहां 10 या अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तथा विद्युत शक्ति का उपयोग करते हैं, अथवा जिन कारखानों में विद्युत शक्ति का प्रयोग तो नहीं होता किंतु 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, वहां यह अधिनियम लागू होता है। दूसरा है मजदूरों की न्यूनतम आयु। इस कारखाना अधिनियम 1948 में मजदूरों के उम्र के संबंध में निर्धारण किया गया है, जिसमें कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे नौकरी पर नहीं रखे जा सकते हैं। तीसरा, कार्य के घंटे। इस 1948 के अधिनियम के अंतर्गत एक वयस्क श्रमिक के लिए कार्य के घंटे 48 घंटे प्रति सप्ताह रखे गए हैं।
चौथा है अतिरिक्त समय व छुट्टियां। 1948 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि श्रमिक से अतिरिक्त समय काम लिया जाता है तो उसकी दुगनी मजदूरी समयानुसार दी जाएगी। पांचवा है स्वास्थ्य एवं सफाई। कारखाने में प्रकाश, गंदी हवा बाहर निकलने की व्यवस्था के साथ ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था एवं अन्य साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हम क्रमशः पृष्ठ क्रमांक 4 पर चलते हैं। छात्रों, हम पृष्ठ क्रमांक 4 पर चलते हैं, जहां छठवां पॉइंट है श्रम कल्याण। 1948 के कारखाना अधिनियम में प्रत्येक कारखाने जिसमें 500 से अधिक श्रमिक हैं वहाँ एक कल्याण अधिकारी रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही बैठने की सुविधा तथा फर्स्ट एड बॉक्स होना आवश्यक है। इसके साथ ही श्रमिकों के कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाने वाली कैंटीन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको समयानुसार जलपान इत्यादि की व्यवस्था हो। सातवां, महिला श्रमिक हेतु प्रावधान। इस 1948 के कारखाना अधिनियम के तहत खतरनाक मशीनों पर महिला श्रमिकों को काम पर लगाना निषेध घोषित कर दिया गया है। साथ ही सेवा योजकों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु गृहों की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा गया है, जिससे महिला श्रमिक अपने नन्हे शिशु को अपने साथ समुचित देखरेख के लिए ला सकें। दूसरा प्रमुख अधिनियम है भारतीय खान अधिनियम 1952, इंडियन माइनिंग एक्ट 1952। भारत में सर्वप्रथम खान अधिनियम सन 1901 में पास हुआ, जो 1 जुलाई सन 1952 में नया खान अधिनियम के रूप में पारित हुआ। इस खान अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कुछ निम्न हैं। क्षेत्र: यह अधिनियम 1 जुलाई 1952 से जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू हो गया है। दूसरा है सुरक्षात्मक व्यवस्था। यह अधिनियम कार्य करने वाले सभी श्रमिकों को सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सुविधाओं को प्रदान करने की अनुमति देता है। तीसरा है कार्य के घंटे। 1952 के खान अधिनियम ने श्रमिकों की साप्ताहिक कार्यावधि 48 घंटे तथा दैनिक कार्यावधि क्रमशः 8 घंटे कर दी है। आयु संबंधी: इस खान अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे खानों में काम नहीं कर सकते। पांचवा है सवेतन अवकाश। इस अधिनियम ने 1 दिन के साप्ताहिक अवकाश के अलावा छुट्टी के अन्य नियम भी बना दिए हैं, जिसमें 1 वर्ष की नौकरी पूरी करने पर 14 दिन का वैतनिक अवकाश का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार यह खान अधिनियम श्रमिकों के कल्याण के लिए परम हितैषी है। इस प्रकार हम क्रमशः पृष्ठ क्रमांक 5 पर अध्ययन करेंगे। छात्रों, तीसरा प्रमुख अधिनियम है बागान श्रमिक अधिनियम 1951, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है तथा इसके अंतर्गत ऐसे समस्त चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना और इलायची बागान आते हैं जो 5 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, जहां 15 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा सामाजिक हितों, कार्य के घंटों, छुट्टी के नियमों, बच्चों तथा श्रमिकों के लिए बीमारी इत्यादि से बचने और उनकी चिकित्सा संबंधी नियमों की पूर्ण व्यवस्था की गई है। चौथा प्रमुख अधिनियम है परिवहन अधिनियम, ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेशन। भारत में प्रमुख परिवहन अधिनियम निम्नलिखित है। पहला है भारतीय रेलवे अधिनियम 1890। छात्रों, भारत में परिवहन सेवाओं में लगे श्रमिकों के लाभार्थ सर्वप्रथम वैधानिक सुविधाएं रेलवे कर्मचारियों के लिए सन 1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम द्वारा दी गई। सन 1946 में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने कार्य के घंटे, अवकाश आदि विषयों पर कुछ मांगें सरकार के समक्ष रखी थी। सरकार ने इन मांगों पर विचार करने के लिए जस्टिस श्री एस राजाध्यक्ष को निर्णायक नियुक्त किया, जिन्होंने 1947 में अपना निर्णय दिया, जिसमें काम के घंटे, छुट्टी के नियम, साप्ताहिक अवकाश,
पर अपना निश्चित मत दिया। परिणाम स्वरूप 31 मार्च 1951 से भारत में सभी रेलों में यह नियम लागू कर दिया गया। दूसरा प्रमुख अधिनियम है भारतीय व्यापारी जहाज अधिनियम 1958। इस अधिनियम का पूर्वज 1923 का व्यापारी जहाज अधिनियम था, जिसे 1958 में पूरा अधिनियम संशोधित किया गया। इसके अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की क्रमशः पृष्ठ क्रमांक 6 पे चलेंगे। छात्रों, जैसा कि पिछले पृष्ठ में उल्लेख है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति निषेध है। इस अधिनियम में प्रशासन, विकास आदि संबंधित कई बातों का भी प्रावधान है। छात्रों, इस क्रम में हम परिवहन अधिनियम के तहत डाक कर्मचारी अधिनियम 1948, बंदरगाहों पर जहाज़ों पर से माल उतारने और जहाज़ों पर माल लादने वाले श्रमिकों के संबंध में सर्वप्रथम सन 1908 में भारतीय बंदरगाह अधिनियम पास किया गया। मार्च 1949 में भारत सरकार ने डाक कर्मचारी रोजगार नियम अधिनियम 1949 पास किया। यह अधिनियम रोजगार, कार्य घंटे, श्रमिकों कल्याण आदि से संबंधित है। छात्रों, इस क्रम में हम मोटर यातायात कर्मचारी अधिनियम 1961 पर प्रकाश डालेंगे। यह अधिनियम उन मोटर कंपनियों पर लागू होता है जिनमें 5 या अधिक कर्मचारी काम करते हैं। कार्य के घंटे सप्ताह में 48 और दैनिक 8 से अधिक नहीं हो सकते। अब छात्रों, हम मुख्य अधिनियम 5वां मजदूरी संबंधी अधिनियम पर प्रकाश डालेंगे। मजदूरों को मजदूरी किस प्रकार दी जाए, इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। पहले यह अधिनियम 1936 में बनाया गया था, किंतु 1976 में इसे संशोधन किया गया। यह कानून उन श्रमिकों पर लागू होता है जिनकी मजदूरी 1000 रुपये प्रति माह तक है। यह अधिनियम केवल भविष्य निधि, जुर्माना, किराया, आयकर, बीमा आदि को वेतन से काटने की सहमति देता है। छात्रों, दूसरे क्रम में है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पूंजीपतियों, मिल मालिकों आदि से कम संगठित, कम सुविधा प्राप्त समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से बचाना है। इस अधिनियम के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, श्रमिक अपना तथा अपने परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सकें। क्रमशः हम 7वें पृष्ठ पर चलते हैं। छात्रों, हम पृष्ठ क्रमांक 7 पर चलते हैं, जहां हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दूसरे प्रमुख उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे, जहां मजदूरों को न्यूनतम उतनी मजदूरी दी जाए जिससे अपनी कार्य क्षमता बनाए रख सके। मजदूरी अधिनियम में तीसरा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। बच्चों, यह मालूम है आप लोगों को कि वर्तमान समय में महिला एवं पुरुषों को समान अधिकार दिया गया है। इसी क्रम में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिसमें समान वेतन देने की व्यवस्था है। 6वां प्रमुख अधिनियम है सामाजिक सुरक्षा संबंधी अधिनियम। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियम निम्न प्रकार से हैं। पहला है श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। इस अधिनियम के प्रावधानानुसार श्रमिकों को कार्य के दौरान होने वाले दुर्घटनाओं के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। दूसरा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इस अधिनियम के अनुसार विभिन्न उद्योगों में लगे हुए कर्मचारियों को बीमा के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे घटना होने पर उनके परिवार का सुरक्षा हो सके। तीसरा है कोयला खान प्रोविडेंट फंड एंड बोनस योजना अधिनियम 1948। यह कोयला कर्मचारियों पर लागू होता है जो श्रमिकों के हितों को ध्यान पर रखा जाता है। चौथा है कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952। पांचवा है आसाम चाय बागान प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1955। छठवां है मातृत्वकालीन लाभ अधिनियम 1961। इस अधिनियम में महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में सहायता देने की व्यवस्था है, जिसमें सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था है। सातवां है सीमेंस प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1966। यह अधिनियम जहाज कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया। सातवां प्रमुख अधिनियम है श्रम कल्याण संबंधी अधिनियम। श्रम कल्याण से संबंधित प्रमुख अधिनियम निम्न प्रकार हैं, जिसे हम अगले पृष्ठ क्रमांक 8 पर देखेंगे।
छात्रों, हम पृष्ठ क्रमांक 8 पर चलते हैं, जहां 7वां जो श्रम कल्याण अधिनियम है उसके कुछ प्रमुख उपभाग हैं। पहला, कोयला खदान श्रम कल्याण अधिनियम 1947। दूसरा, अभ्रक खदान श्रम कल्याण अधिनियम 1946। तीसरा है असम चाय बागान कर्मचारी कल्याण अधिनियम 1959। चौथा है लोहा खदान श्रम कल्याण अधिनियम 1961। छात्रों, उपरोक्त सभी अधिनियम श्रमिकों के हितों एवं सुरक्षा पर प्रमुखता देती है। छात्रों, जैसा कि प्रमुख उपरोक्त 4 श्रम अधिनियम, खान अधिनियम इत्यादि हैं, उसके अतिरिक्त भी समय समय पर सरकार के द्वारा अन्य अधिनियम भी पारित किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहला है बाल रोजगार अधिनियम 1938। दूसरा, श्रमिक संघ अधिनियम 1926। तीसरा, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। चौथा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। पांचवा, मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960। छठवां है बोनस भुगतान अधिनियम 1965। सातवां, बीड़ी कर्मचारी अधिनियम 1966। आठवां, बंधक मजदूरी अधिनियम 1976। नौवां, ठेकेदारी मजदूरी अधिनियम 1970। 10वां है समान मजदूरी अधिनियम 1976। उपरोक्त सभी अधिनियम श्रम कल्याण के सुचारू संचालन हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं, जिसके फलस्वरूप श्रम एवं नियोक्ता के मध्य सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जा सके, और यही सकारात्मक दृष्टिकोण ही औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। छात्रों, हम श्रम विधान से श्रमिकों को प्राप्त होने लाभों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि उपरोक्त अधिनियम पारित हुआ, तत्पश्चात क्रियान्वित हुआ, उससे श्रमिकों को जो लाभ प्राप्त हुए उनको हम निम्न बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, काम करने की दशाओं में सुधार पाया गया। दूसरा, श्रमिकों के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना का उदय हुआ। तीसरा है, संगठन में विश्वास हुआ, जिससे श्रमिक अपने हितों की रक्षा कर सकें। इस प्रकार हम आगे पृष्ठ क्रमांक 9 पर चर्चा करेंगे। छात्रों, हम पृष्ठ क्रमांक 9 पर श्रमिकों को प्राप्त होने वाले लाभों को स्पष्ट करेंगे, जिसमें चौथा है औद्योगिक शांति में रुचि। पांचवा, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति। छठवां है बचत एवं भविष्य के लिए संचय। सातवां, उचित मजदूरी की प्राप्ति। आठवां है अतिरिक्त आय की प्राप्ति। निश्चित रूप से उपरोक्त प्राप्त लाभ अधिनियमों के क्रियान्वयन के पश्चात ही एवं स्वतंत्रता पश्चात सरकार एवं श्रमिकों के हितों से ही प्राप्त हुआ है, और उसमें विभिन्न अधिनियमों को लागू करके श्रमिकों की दशा सुधारने का भरसक प्रयास भी किया गया है। निष्कर्ष। छात्रों, हम जहां अधिनियम, उद्देश्य एवं लाभ देखे, वहीं अंत में हम कुछ निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। स्वतंत्रता पश्चात हमारे देश में श्रम कल्याण हेतु अनेक अधिनियम समय समय पर पारित किए गए, जिसमें श्रमिकों का हित सुरक्षित हो सके, परंतु श्रमिकों को अधिक रचनात्मक लाभ प्राप्त नहीं हो सका। अतः औद्योगिक श्रम अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला है, श्रमिकों में शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। दूसरा, श्रम अधिनियम निजी व सरकारी उद्योगों में समान रूप से लागू की जानी चाहिए। तीसरा, श्रम न्यायालय की कार्यप्रणाली सरल व संक्षिप्त होनी चाहिए। चौथा, श्रम अधिनियम का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। पांचवा है, प्रशासन योग्य व प्रभावी होनी चाहिए। छठवां, श्रम अधिनियम के निर्माण के समय श्रमिकों की रुचि, जीवन शैली एवं शिक्षण स्तर का ध्यान रखना चाहिए। सातवां है, श्रम अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु श्रम प्रबंधन संबंधों को सकारात्मक होना चाहिए। धन्यवाद।